हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें भी टी रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। तो आज समझ लेते हैं कि टी रेशियोज़ कैसे वर्क करती है, कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इससे पहले ये समझना पड़ेगा, टी रेशियोज़ से पहले वाले वीडियोज़ में मैंने मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में डिफ़ाइन करी, उस पर कुछ क्वेश्चंस और उससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बताए जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो काफ़ी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में और क्लास 11th के लिए काफ़ी वो फ्रूटफुल है, उसे आप ज़रूर देखें। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टी रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। खास करके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्लास 10th के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो। An angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. Okay, so an angle greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। जो 0 डिग्री से, डेट इज मैं ये ले सकता हूँ, डेट इज थीटा इज एन एंगल 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर मैं ये ले सकता हूँ कि जो क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और जो टी रेशियोज़ के बारे में देखते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को ये देखना है, ये हमारा थीटा एंगल है और ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। और बी पर हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री, राइट। तो ये जहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट याद रखना, राइट एंगल के अपोजिट जो एंगल, जो साइड्स फॉर्म होता है वो हमें उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस यानी जो राइट एंगल्स के अपोजिट वाला एंगल फॉर्म होता है, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होता है, उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स हाइपोटेनस कहलाता है। और जहाँ पर ये एंगल है, ये हमेशा इसका क्या होगा, बेस होगा। और ये जहाँ पर एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, उसके ठीक जो एंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल्स के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये यानी हम लोग बोलते हैं अपोजिट टू एंगल ए। अपोजिट टू एंगल ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, अपोजिट टू एंगल ए, राइट। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अपोजिट, ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है यानी एंगल बी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंगल ए बी ए और इसको सी लेता हूँ। अब यहाँ पर
ये एंगल ए के अपोजिट जो एंगल फॉर्म होता है, यानी एक्यूट एंगल के अपोजिट जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन फॉर्म कर रहा है और पूरे की पूरी ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सारी जो ट्रिग्नोमेट्री जो है वह डिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो एंगल यहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट वाला जो है साइड्स हाइपोटेनस कहलाएगा, और जो एक्यूट एंगल है उसका अपोजिट जो एंगल फॉर्म होगा, साइड फॉर्म होगा, वह हमारा परपेंडिकुलर होगा। ऑन एंगल ए जिसका डिफाइंड है वह उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो हमें लगता है राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल, मैं लिख सकता हूँ इसमें कि दी अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल is called hypotenuse। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट। सो अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। दूसरा इसमें चीज आता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, दी अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जिससे हम लोग क्या, एंड यहाँ पर डिफाइन ऑन एंगल ए, डिफाइन ऑन एंगल ए इज, मैं यहाँ पर जहाँ पर एंगल डिफाइन है तो वहाँ पर उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर द अपोजिट साइड, ये बोल सकते हैं कि अपोजिट टू द थर्ड एंगल इज कॉल्ड, ये हमारा बेस एंगल हो जाएगा। ये इसको हम लोग बेस एंगल कहेंगे, यानी ये थर्ड एंगल है, सी क्या है मेरा, थर्ड एंगल है। तो जो थर्ड एंगल का जो बेस एंगल होगा, थर्ड एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वह हमारा बेस कहलाएगा, ये हमारा बेस कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, बेस, ठीक है, ये बेस हो गया। तो हम लोगों ने जाना कि इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, इसको मैंने शॉर्ट में, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो इसको मैं शॉर्ट में एच लिखूंगा, इसको मैं शॉर्ट में बी लिखूंगा और इसको शॉर्ट में पी लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्म किया एक्यूट एंगल से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें फॉर्म करी। अब हम लोग टी रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टी रेशियोज़ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो द टी रेशियोज़ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल डिपेंड ओनली ऑन द मेजर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है, इस एक्यूट एंगल पर पूरे के पूरे टी रेशियोज जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो टी रेशियोज एक्यूट एंगल, मैं इस एंगल पर डिफाइन करूँ या मैं इस एंगल पर डिफाइन करूँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ए से टी रेशियोज डिफाइन होगी यहाँ पर, और कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल सी के ऊपर सारे एंगल डिफाइन होंगे। मैं टी रेशियोज बनाऊंगा, इससे ए के ऊपर, ए से सारे एंगल
जो टी रेशियोज डिफाइन हो सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग टू सी के सारे डिफाइन हो सकते हैं। तो मैं इसे 3 चीज़ हमें यहाँ पर समझना है कि इसमें 6 फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक ऑपरेटर होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेटर्स आर, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन पहला, दूसरा में होता है कोसाइन, ठीक है, तीसरा में होता है टेंजेंट और डी में होता है कोसिकेंट और ई में होता है सीकेंट और एफ में होता है कोटेंजेंट। अब चूंकि हमें एंगल ए पर डिफाइन करनी है तो इसकी टी रेशियोज क्या बनेगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ टी रेशियोज में, तो टी रेशियोज में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पर P बाय H, और यहाँ से मैं अगर डिफाइन करूँ cos A क्या हो जाएगा यहाँ से बेस बाय हाइपोटेनस, यानी इसको अगर ऐसे डिफाइन किया जाए कि यहाँ से लिखा जाए BC अपॉन AC इजकल्स टू P बाय H, ठीक है। अब यहाँ से हम cos A डिफाइन कर सकते हैं, यानी AB अपॉन AC इजकल्स टू B बाय H, और यहाँ से मैं tan A इजकल्स टू BC बाय AB इजकल्स टू P बाय B। ये हमारा ये इसके नोटेशंस हैं। अब यहाँ से मैंने देख सकता हूँ कि मैं यहाँ से लिखूँ कोसेक ए इजिकल्स टू, ठीक इसके रिसिप्रोकल होते हैं। तो रिसिप्रोकल में क्या होते हैं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ हाइपोटेनस AC बाय BC इजिकल्स टू H बाय P, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेक A इजिकल्स टू, इसे लिख सकता हूँ AC बाय AB इजिकल्स टू यहाँ से H बाय B, एंड कॉट A इजिकल्स टू AB बाय BC इजिकल्स टू B बाय P। ये हमारे 6 रेशियोज आते हैं और इसके ही ऊपर सारे ट्रिमेट्रिक फंक्शन जो है वह डिपेंड करता है टी रेशियोज पर। तो हमारे 6 ऑपरेटर्स यहाँ पर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट हैं। अब इसी के ऊपर जिस एंगल पे ये डिफाइंड है, यानी ये एक्यूट एंगल ए के ऊपर डिफाइंड है, तो यही ए सारे एंगल्स को ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर मुझे साइन ए मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस ए पर बेस बाय हाइपोटेनस, टेन ए परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोसेक ए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेनस बाय बेस एंड कॉट ए पर बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 हमारे क्या हैं ऑपरेटर्स हैं जिसका हम लोग यूज करके टी रेशियोज जो है वह फाइंड करते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से ये देख, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को बताया कि ये फंडामेंटल है और इसको याद रखने की ज़रूरत है। क्लास 10th में भी आप लोगों ने इस पर काफ़ी मेहनत किया है, बनाया है। तो दिस फंक्शंस ऑफ एंगल ए, the function of angle A are called
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो अब मैं इसे कहूँगा द फंक्शन ऑफ ए आर कॉल्ड द फंक्शन ऑफ एंगल ए, द फंक्शन ऑफ एंगल ए is called trigonometric function, या तो उसको और उसे टी रेशियोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टी रेशियोज बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और, मैंने ए के कॉरस्पॉन्डिंग बोला, अगर यहाँ पर एंगल सी है तो इस एंगल के, ये जो एंगल है उसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेनस ही रहेगा, और इसका अपोजिट एंगल ए के अपोजिट ये थर्ड एंगल हो गया, थर्ड एंगल का ये क्या हो जाएगा? इसका बेस। और इस एंगल का जहाँ एंगल ए है उसका अपोजिट साइड क्या होगा? बी ए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी देखा जाए तो आप यहाँ से भी आप टी रेशियोज लिख सकते हैं और उसके टी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से, और मैं यहाँ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, दी example, the circumference of the circle circumscribing circumscribing an equilateral triangle, an equilateral triangle is 24 pi unit. Find the area of the circle inscribed in the equilateral तो यहाँ पर क्या है, समझना है क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या कहता है कि एक एक सर्किल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल सब्सक्राइबिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम एक सर्किल बनाते हैं, उसके ऊपर ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब उसके ऊपर क्या कहा गया है कि इंस्क्राइब इन द इक्विलैटरल, मतलब इंस्क्राइब किया गया यहां से ये इंस्क्राइब किया गया, ठीक है, जिसका सेंटर हमारा ओ है। आगे बस समझ में। तो यहां से देखिए ये होगा और ये इसकी हाइट होगी, राइट। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा O है, ये A है, ये B है और ये L है, ठीक है।
तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है सर्किल का, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल दिया हुआ है। सॉल्यूशन, circumference of the circle is 2 pi 24 pi यूनिट है। तो यहाँ पर क्या लिखें, 2 pi r इजकल्स टू 24 pi। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 12, यानी हमारा रेडियस जो है वह 12 यूनिट आया है। क्या आया, 12 यूनिट। अब जब 12 यूनिट हमारा ये आ गया है तो ये क्या आया है, इस सर्किल के लिए ये तो R है, लेकिन इस R के लिए कैपिटल R है, क्योंकि ये बड़े सर्किल का सेंटर कैपिटल R है, ये स्मॉल सर्किल है जो अंदर में इंस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये 30 डिग्री होगा। तो मुझे क्या निकालना है इसका, कि इसका रेडियस निकालिए, ये पूछा जा रहा है। मैं इसका अगर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री इजकल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, R, कैपिटल R है R, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 इजिकल्स टू R अपॉन, अब ये R दे रखा है 12, तो ये से कटेगा 6, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 यूनिट। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 यूनिट। तो जब R की वैल्यू 6 यूनिट आएगा तो इस सर्किल का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ inscribed circle is equals to pi r square, so pi into 6 का square is equals to 36 pi यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल हम लोग सेकेंड करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक circumference of the circle is given, equilateral triangle is inscribed on the inside the circle. Now again the equilateral circle inscribed inside the circle, then we draw again inscribe the circle in the equilateral. Is it clear? So first we know that ki area of the circumference of the circle is given 24 pi, then we will find the radius R, capital R, right? So R is equals to 12 unit. Now the inscribe inside of the circle, so there is a, how can find the radius R? So we will use the trigonometric T ratios, and here so this angle bisect them, then here it is the 30 degree, and 30 degree is the value of 1/2 upon R by R, because perpendicular is R and radius is hypotenuse is capital R, then R by R upon capital R is equals to 1/2 is equals to R by 12, that means R is equals to 6 unit. So there is a small circle inscribed in the equilateral, so we will find the radius is equals to 6 unit, and then we will find inscribed circle, area of inscribed circle, pi r square, that means 36 pi r square. 36 pi is unit square is your answer. So this is the application based trigonometric ratios. This is very important for all us. So अगर हम दूसरा एग्जाम्पल करें इसके ऊपर, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं कि इन द ट्रायंगल ABC
ABC and BC is equals to 8 centimeter, CA is equals to 6 centimeter and AB is equals to 10 centimeter. A line dividing the triangle ABC into two triangles, ये क्या कहता है? कहता है कि एक ट्रायंगल है बड़ा सा, ठीक। अब जिसकी लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब वह लाइन उसको क्या करता है? डिवाइड करता है टू इक्वल सर्किल में। आई बात समझ में? तो सबसे पहले एक हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन मुझे ABC। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब इसको वह पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यानी इस पार्ट में दो पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, ये दो पार्ट में ट्रायंगल को क्या किया? डिवाइड किया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमें ये लिख सकते हैं x। ये हो गया। अब हमें पता है कि x ये पूरा जो लेंथ है, अगर मैं पूरे लेंथ को x मानूं और इसके पूरे लेंथ को क्या मानूं, तो यहाँ से क्या हो सकता है? क्योंकि दो इक्वल पार्ट में क्या किया? डिवाइड किया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x 2 टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन, 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 6 बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा 8 इंटू 6 बाई 2। मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 6 बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 इजकल्स टू 24। x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो हमें निकालना है इसका क्या? tan थीटा। तो x इंटू एक्स tan। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो हमारा होगा वह हो जाएगा हमारा 24 बाई 24। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स tan b। tan b ये होगा ना, तो tan b होगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24। तो एक्स स्क्वायर इंटू tan b इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? और tan बाई b जो अगर हम लिखें तो 6, ये b है ना, तो 3/4 हो जाएगा। tan b इजकल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 3/4 इजकल्स टू
24, ये आ जाएगा 3 से 8, तो एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 32, दैट मीन्स 4√2, ये आया 4√2 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये फाइंड कर लिए कि इसका जो दो इक्वल पार्ट्स में होगा और दोनों जो साइड होगा उसका लेंथ जो है वह क्या होगा, x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एनी टू एंगल्स के बारे में एनी एंगल्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियोस को सुनें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में लाइक करें और उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।